नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुरु। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के बारे में और उनके ओनर के साथ। तो ये एक ओनर्स रिव्यू रहने वाला है, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि गाड़ी में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। ये पुरानी ब्रेज़ा है, ये BS6 नहीं है, ये एक BS4 है। ये रिव्यू शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो शायद BS4 या एक सेकेंड हैंड ब्रेज़ा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या एक कॉम्पैक्ट SUV लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप BS6 ब्रेज़ा भी खरीदने वाले हैं तो उसमें आपको क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं और क्या नहीं मिलने वाला है, वो भी हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी का मॉडल आपको बताएंगे। उसके बाद गाड़ी में इस वेरिएंट में क्या फ़ीचर्स मिलते थे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड हैंड व्हीकल से, या फिर नई मिलने वाली ब्रेज़ा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रेज़ा का ओनर्स रिव्यू और उसके पहले इसके फ़ीचर्स। तो दोस्तों, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक ब्रेज़ा का ZDI मॉडल है। ZDI यानी ये ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट है। इसके ऊपर एक ही मॉडल मिलता था, वो है ZDI प्लस या ZDI ड्यूअल टोन आप बोल सकते हैं, ZDI प्लस ड्यूअल टोन। लेकिन ये ऑलमोस्ट टॉप एंड मॉडल है। इसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप सेफ्टी के तौर पर इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें आपको ड्यूअल एयरबैग्स मिलती है। और ब्रेज़ा में कोई भी वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स यानी साइड और कर्टन एयरबैग्स का ऑप्शन ही नहीं है। और BS6 में भी नहीं है। BS4 होने के बावजूद इसमें आपको सिर्फ 2 ही मिलते हैं, जैसे कि हमने बोला। इसके बाद आपको इसमें ABS एज अ स्टैंडर्ड मिलता है सेफ्टी फीचर तौर पर। और इसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको जो फिलामेंट है, वो मतलब जो लाइट है वो फिलामेंट टाइप आएगा। इसमें कोई LED या अदर जेनॉन प्रोजेक्टर नहीं मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके बाद आपको इसमें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसमें आपको एक इनबिल्ट म्यूज़िक सिस्टम आती है। ये टॉप एंड से थोड़ा नीचे है। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें आपको USB ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और इसमें एक CD का ऑप्शन भी मिलता है, जो जनरली कोई यूज़ नहीं करता है। आजकल ये यूज़लेस फीचर हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसका USB का कनेक्शन यहाँ पे है। आप चाहे तो ऑक्स इनपुट भी यहाँ से दे सकते हैं। और इसमें एक 12 वोल्ट का इनपुट सॉकेट भी है यहाँ पे, जिससे आप लाइटर या फिर सिगरेट लाइटर या फिर दूसरे मोबाइल का स्पेशल चार्जर लगा सकते हैं। और इसमें आपको, इस गाड़ी में आपको एक रियर में बूट में भी एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है 12 वोल्ट का, जो आप काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप ओनर से हम अच्छे से जानेंगे कि उन्होंने कभी उसके बारे में कभी उसका यूज़ किया है नहीं किया है। इसके बाद अगर इसके स्टीयरिंग की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जैसे आपको डस्टर में, रेनो की कार में देखने को मिलता है, उसी टाइप के इसमें यहाँ बटन्स मिलते हैं, जो आप फ़ोन उठा सकते हैं या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है म्यूज़िक सिस्टम के लिए और म्यूट करने के लिए बटन। इसमें कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आता नहीं, इसलिए और कोई बटन नहीं है इसमें। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग है, इसमें सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है। सो इसके अलावा अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको यहाँ पे 4 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, जैसे कि हर एक में आपको 1-1 लीटर की बॉटल होल्डर मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें फ्रंट में फॉग लैंप्स मिलते हैं। कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स आते हैं आपको फ्रंट में। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, लेकिन 5th व्हील जो है वो आपको एक स्टील रिम ही मिलता है दोस्तों। और सबसे लास्ट में अगर बात करेंगे तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो चारों में मिलते हैं। ड्राइवर के साथ आपको पीछे भी दोनों में मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको सेंटर में हेडरेस्ट ही नहीं है, जैसे कि आपको कुछ गाड़ियों में मिलता है। और यहाँ पे आपको एक बीच में हैंडरेस्ट भी मिलता है, जो काफ़ी लग्जरी एंड फील देता है। और इसके अलावा आपको ड्राइवर की साइड में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर्स हाइट एडजस्टेबल सीट है ये, तो इसमें आपको वर्टिकल एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, हमने काफ़ी इसके फीचर्स के बारे में तो जान लिया है। तो अभी देखते हैं ओनर से रिव्यू कि उनको इस गाड़ी के बारे में क्या लगता है, उनका इस गाड़ी का यूसेज कैसा रहा अब तक, कितने साल से वो यूज़ कर रहे हैं और उनको क्या क्या परेशानी हुई है इस गाड़ी में, और वो क्यों
ब्रेज़ा की तरफ ही आए हैं या फिर उनके ब्रेज़ा के बारे में क्या सुझाव है आपके लिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों तो बात करते हैं जो ओनर है ये ब्रेज़ा के। तो ये मेरे फ्रेंड है अनीश, और इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने ये गाड़ी कब ख़रीदी थी और ये क्या प्राइस में उन्होंने तब ख़रीदी थी, ये फ़र्स्ट हैंड ख़रीदी थी या सेकंड हैंड ख़रीदी थी, कैसे, और इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद इनका फ़ीडबैक जानते हैं गाड़ी के बारे में। तो अनीश, क्या आप हमें इन 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि? जी बिल्कुल, ये गाड़ी मैंने लगभग 3 साल पहले ख़रीदी थी, ब्रांड न्यू ख़रीदी थी। और उस वक्त उसका ऑन रोड प्राइस था लगभग 10.5 लाख। ओके। तो मतलब आपने ब्रेज़ा ही क्यों चूज़ की? एनी रीज़न है स्पेसिफिक, या फिर और आप पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे और कौन सी गाड़ी से आपने अपग्रेड किया ये गाड़ी पे, और क्यों? मतलब ये बेसिक चीज़ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग अभी सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने जाने वाले हैं, या जैसे कि आप जानते हैं ये एक BS4 वेरिएंट है, ये कोई BS6 नहीं है, क्योंकि ZDI है, ये एक डीजल वेरिएंट है। तो अभी मारुति सुजुकी ने डीजल वेरिएंट तो बंद कर दिया है। शायद आप कुछ लकी ग्राहक हो सकते हैं जिनको बची हुई ZDI लास्ट या फिर जो डीजल वेरिएंट्स है वो मिल सकती है, लेकिन अभी इसके आगे मारुति सिर्फ पेट्रोल ब्रेज़ा ही बेचने वाली है BS6 में, एटलीस्ट फॉर अगले 1 साल तक। तो ये याद रखिए ज़रूर। तो अगर आपको डीजल गाड़ी ख़रीदनी है तो इधर आप सेकंड हैंड ख़रीद सकते हैं, या फिर अभी आप जल्दी से दौड़ के शोरूम जा सकते हैं, या फिर 1 साल और आप 1 से 1.25 साल आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मारुति उनका नया इंजन लेके नहीं आता है, BS6 वेरिएंट और कंप्लायंट इंजन जो आएगा। तो अनीश, आपने ये क्यों ख़रीदी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। राइट, सबसे पहले मेरे पास इससे पहले महिंद्रा की वेरिटो थी, जो कि एक डीजल इंजन था 1500 सीसी का। और उसके बाद जो मुझे अपग्रेड करना था तो मुझे एक मिनी SUV खरीदनी थी। तो जब मैंने मार्केट रिसर्च किया तो सबसे पहले तो मुझे उसके लुक्स पसंद आए। दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। अदरवाइज मैं मारुति की गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं या तो फोर्ड या तो किसी और ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहता था। लेकिन इस गाड़ी के लुक्स, फीचर्स और बाकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन देख के मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूँ। हम कहेंगे काफ़ी अच्छा चॉइस है, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट इंजन आपको मिलता है फिएट का। आई थिंक अगर आपको पता नहीं होगा तो इसमें आपको 1.3 मल्टीजेट इंजन आता है फिएट का, जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको डीजल कार्स में देखने को मिलेगा। ये मेरा सबसे फेवरेट इंजन है। आपने मेरे पिछले किस वीडियो में भी आपने ज़रूर सुना होगा, मेरे पास भी फिएट पहले हुआ करती थी सेम इंजन के साथ। तो अनीश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसमें कुछ एड ऑन फीचर्स या फिर कुछ एड ऑन इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज़ लगवा के लिए हैं, या फिर आप जैसे कि तैसे यूज़ कर रहे हैं गाड़ी जो आपने शोरूम से ख़रीदी है या फिर कंपनी से जैसे आती है? तो कुछ बता पाएंगे आप इंटीरियर्स के बारे में और एक्सटीरियर्स के, कुछ आपने एड ऑन्स खर्चा किया है जब खरीदी तब? जी बिल्कुल। सो मुझे इसके एक्सेसरीज़ खरीदने पड़े, एक्सटीरियर्स के लिए भी और इंटीरियर्स के लिए भी। अच्छा। जैसे कि सबसे पहले और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये आर्मरेस्ट। तो ये आर्मरेस्ट भी है और इसके नीचे कंपार्टमेंट भी जिसमें आप सामान रख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर या कुछ केबल्स वगैरह। सो ये बहुत अच्छा एक्सेसरी मुझे कंपनी से मिला। उसके बाद ये जो साइड में पैनल्स है। अच्छा, ये जो विंडो को जो आपने जो रेन के लिए आपके प्रोटेक्टर्स है विंडो के ऊपर जो आपने लगाए हैं, रेन शील्ड्स है। यस। उसके बाद इनका एक SUV किट आता है जो कि गाड़ी के चारों तरफ से है, फ्रंट और साइड से भी। जो क्लैडिंग है आपके साइड, फ्रंट और साइड्स में जो आपने क्लैडिंग लगाया है वो एड ऑन है, सो इट्स नॉट ओरिजिनल। यस, वो एड ऑन है। साथ ही साथ आगे गार्निशिंग है, क्रोम ग्रिल है जो आप राइट, तो उससे गाड़ी को एक कंप्लीट यस थोड़ा बीफ्ड अप लुक आता है। यस काफ़ी आता है। राइट। उसके अलावा मैंने गाड़ी की म्यूज़िक सिस्टम तो ठीक थी, लेकिन उसके स्पीकर्स जो है वो मुझे चेंज करने पड़े। पर्सनली मैं म्यूज़िक लवर हूँ, तो मुझे अच्छा क्वालिटी का साउंड चाहिए था, जो कि मुझे कंपनी फिटेड स्पीकर्स में उतना नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने इसमें JBL के स्पीकर्स लगवाए हैं फ्रंट डोर्स में, और जिसके साथ ट्विटर भी आता है, जो कि कंपनी के साथ नहीं आते। तो मतलब इस सब का मिला के आपने लगभग गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा किया? मतलब व्हेन यू बॉट, मतलब आपने जब गाड़ी खरीदी तब आपने एड ऑन कितना खर्चा किया एज एन एक्सेसरीज, इतना सब?
एक्सेसरीज का खर्चा लगभग मुझे 15 से 17 हज़ार हुआ था। ओके। और प्लस ये स्पीकर का सेट मैंने लगभग 6 हज़ार में खरीदा था। अच्छा, मतलब उससे ऊपर, मतलब 23-24 हज़ार तक आपका, 23-24 हज़ार तक बिल्कुल। आपका खर्चा होगा। ओके ओके, ग्रेट। तो इसके बाद अगर बात करेंगे तो आपने अभी मतलब 3 साल हो चुके हैं जैसे आपने कहा, तो आपने अभी तक कितने किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है? डीजल गाड़ी होने के नाते हाउ मेनी किलोमीटर्स, मतलब आप, और जनरली आप कहाँ कहाँ जाते हैं गाड़ी को लेके? जी, ये गाड़ी मैंने हाईवेज पे, सिटी में और रूरल एरियाज़ में हर जगह चलाई है। और अभी तक रनिंग लगभग 28,900 किलोमीटर्स हुआ है। मतलब लगभग 30,000 पकड़ सकते हैं। 30,000 पकड़ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 3 साल में आपने लगभग 30,000 किलोमीटर, यानी 1 साल के हिसाब से 10,000 किलोमीटर के हिसाब से ही आपने गाड़ी चलाई है। तो अगर जो डीजल गाड़ी खरीदने वाला ग्राहक होता है उसको जनरली आप देख सकते हैं कि वो जब गाड़ी खरीदते हैं तब उनको लगता है कि मतलब अगर आपका रनिंग ज़्यादा हो तो ही आपने डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए, या फिर जैसे कि आपका 20 से 25 हज़ार किलोमीटर के ऊपर रनिंग हो तो ही आपने डीजल गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आपने सिर्फ 10,000 किलोमीटर ही साल का आपका रनिंग है, लेकिन आप फिर भी एक डीजल कार यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है गाड़ी की, तो आपको नहीं लगता कि आपको जो पेट्रोल ब्रेजा थी वो इससे मे बी 1-1.5 लाख रुपए सस्ते मिल जाती थी एट दैट पॉइंट इन टाइम जब आप खरीद रहे थे? तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक प्राइस डिफरेंस जो है वो आपने अननेसेसरी ज़्यादा पे करके एक डीजल ब्रेजा खरीद ली है, या फिर ऐसा कुछ आपको लगता है कि मतलब रनिंग कम होने की वजह से? जस्ट एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैं पर्सनली डीजल इंजन्स, डीजल कार्स मुझे पसंद है। ओके। तो आपको टॉर्क पसंद है, मतलब बेसिकली टॉर्क जो मसल पावर जो मुझे फील होती है वो समहाउ मुझे पेट्रोल, कोई भी अच्छी हमारा भी मानना ऐसा है कि डीजल कार्स मेल कार्स होती है और पेट्रोल कार्स फीमेल कार्स होती हैं। एटलीस्ट इंडिया के लिए तो ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अंडर पावर्ड पेट्रोल गाड़ियाँ आती हैं। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका माइलेज के बारे में आपको मतलब कितना माइलेज इस गाड़ी से मिलता है और मिलता आया, और क्या कंसिस्टेंसी रही है? 3 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या इसके ऊपर मतलब वर्डिक क्या रहेगा? माइलेज के ऊपर आपका क्या कहना है? मारुति की कार कही जाती है, हमेशा कहते हैं कि कितना देती है कितना देती है, तो माइलेज क्या है आपके, मतलब क्या आपको क्या दे रही है? जी, मारुति कार खरीदने में ये भी एक मेरा प्राइम कंसर्न था कि मुझे अच्छा माइलेज मिले। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, खरीदने के बाद 3 साल में मैंने ये नोटिस किया है कि पहले जितना मुझे अच्छा माइलेज मिल रहा था 3 साल बाद वो उसका थोड़ा कम हो गया, बिकॉज हाईवे पे मुझे इससे पहले 21 किलोमीटर पर किलोमीटर 21 का मुझे माइलेज मिला है, और सिटी में वो वही मुझे 18 या 19 का मिलता था। 18-19? जी, वो मुझे जब गाड़ी नई थी तब मिला है। अभी ऑन एन एवरेज 2 से 3 किलोमीटर कम हुआ है, जो कि हाईवे पे मुझे अभी 19 या 20 किलोमीटर मैक्सिमम मिलता है। और सिटी में वो 15 से 16 तक हो गया है, जबकि मैं फ्यूल भी अच्छा यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं तो जनरली आप कोई स्पेसिफिक पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हैं, या फिर क्या मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है? मतलब आप कोई स्पेसिफिक फ्यूल यूज़ करते हैं? मैं मोस्टली शेल का डीजल यूज़ करता हूँ। यस। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि शेल का ही डीजल। तो ये सब अच्छी चीज़ें हो गई गाड़ी के बारे में। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ब्रेजा लेना उनके लिए उचित होगा या नहीं होगा, या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए उनको ब्रेजा में आए हुए प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ कि आपने कौन से प्रॉब्लम्स नई ब्रेजा होते हुए भी फेस किए हैं, तो शायद जो सेकेंड हैंड खरीदने वाले हैं उनके लिए भी ज़्यादा हो सकते हैं। और जो BS6 ब्रेजा है, जो कि इंजन के अलावा उनको सिमिलर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि मारुति का बेसिक डिज़ाइन तो कुछ चेंज नहीं हुआ है ब्रेजा में। पूरा प्लेटफॉर्म सेम है, पूरा एक्सटीरियर सेम है, थोड़े बहुत एक्चुअली थोड़े से स्टाइलिंग में चेंजेस है जो BS6 में आपको देखने को मिलते हैं। इंटीरियर्स में भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो आप मतलब आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं आपने ये गाड़ी में फेस किए थे एज बीइंग अ मारुति ऑल्सो, एंड आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज में मारुति ने थोड़ी सुधार कर सकते हैं आगे जाके? तो क्या मतलब आपका क्या कहना है? जी, गाड़ी मैंने सितंबर में खरीदी थी। और उसके कुछ 4 या 5 महीने बाद ही लगभग उसके अगले साल फरवरी में मुझे गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आया था। गियर जब मैं सेकंड गियर से जब थर्ड गियर में शिफ्ट करता था, तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस न्यूट्रल पे आ जाता था।
ओह दैट इज बैड, मतलब जी और बहुत सिंगल हैंडेडली यूज करते हुए और बहुत लाइटली यूज करते हम जानते हैं। यस जी, ये प्रॉब्लम आया था। ओके जो कि मारुति ने फिर अंडर वारंटी मुझे सॉल्व करके दिया था, प्रोवाइडेड मुझे लगभग 1 हफ्ता गाड़ी उनके पास रखनी पड़ी थी। ओह 1 हफ्ता, ओके 1 हफ्ता उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम आपका अंडर वारंटी सॉल्व हुआ था या कैसे, मतलब कुछ आपको चार्जेस पे करने पड़े उसके लिए, स्पेशल चार्जेस कुछ? नहीं, मुझे कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़े। ओके मारुति उस मामले में सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे एक एडिशनल कार मुझे दी थी 1 हफ्ता उनकी यूज़ करने के लिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी ग्रेट। मतलब अगर आपको वो एक एड ऑन कार देते हैं यूज़ करने के लिए, विच इज़ समथिंग ओवरवेलमिंग। मतलब मारुति इतना आगे तक जाती है, मेरे ख्याल से टाटा ने और बाकी की जो कॉम्पिटिटर्स है जो मारुति को बीट करना चाहते हैं, उन्होंने ये ज़रूर सोचना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। खाली हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है, तो मारुति जैसी सर्विस भी देनी चाहिए। तो हम हमेशा बताते हैं कि मारुति की सर्विस अच्छी होती है, लेकिन आप मारुति के ओनर से जान सकते हैं। ये हमारी कोई इसमें हाथ नहीं है यार, हमने बनाई हुई स्टोरी भी नहीं है दोस्तों। सो चलिए, तो और आप कुछ बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस किए हैं आपने? सो जी, जैसे आपने कहा सर्विस मुझे हमेशा से अच्छी मिली है। ओके वाइल बाइंग द कार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब कार के शोरूम में जाते हैं तभी आपको अच्छी सर्विस मिलती है। एक बार आपने गाड़ी खरीद ली, उसके बाद जब आप एक्चुअली उसके सर्विस सेंटर जाते हैं तो हो सकता है आपको उतनी अच्छी सर्विस ना मिले। बट मारुति के मामले में जितनी अच्छी सर्विस मुझे शोरूम में मिली थी, जितने अच्छे उनके सेल्स पर्सन थे, उतना ही अच्छा सर्विस मुझे सर्विस सेंटर्स में भी मिला। ग्रेट। बाकी बचा जो जब भी मैं सर्विसिंग के लिए जाता हूँ, वो गियर के प्रॉब्लम के अलावा जो इनका प्लास्टिक मटेरियल है। ओके, जो आप डोर के ट्रिम्स बोल रहे हैं, जो डोर के हैंडल्स ट्रिम्स जो मैंने देखा कि काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, इवन बीइंग इतनी अच्छी से आपने गाड़ी रखी है, फिर भी मैंने भी देखा कि उसके जो डोर के ट्रिम्स है, तो जो डोर के हैंडल ट्रिम्स वगैरह है, उसमें से हमने देखा कि आवाज़ आ रही है, विच इज़ समथिंग थोड़ा सा अनोइंग है। मुझे भी समझ में आ रहा है आप जो कह रहे हैं। ओके, इसके अलावा ये गाड़ी खरीदने के लगभग 1 से 1.5 साल में ही ये नॉइज स्टार्ट हो गए थे। यस तो प्रीटी अनोइंग है। यस डिसअपॉइंटमेंट है। ओके सो इसके अलावा मे बी पैसेंजर कंफर्ट या फिर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको कुछ रियर सीटिंग में या फिर ओवरऑल पैसेंजर कंफर्ट में क्या फील है गाड़ी के अंदर? यस, ये एक पॉइंट है जो कि मैं ज़रूर से मेंशन करना चाहूँगा। जब मैं स्टीयरिंग हैंडल कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो भी लोग पीछे बैठते हैं उनके हमेशा से कंप्लेंट रही है कि पीछे ये गाड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी कोई एक कार हो सकती है। एंड स्पेशली अगर 3 लोग बैठे हैं पीछे, तो जो बीच में बैठने वाला है उसके लिए लगभग मान लीजिए पनिशमेंट है पीछे बैठना फॉर लॉन्गर आवर्स। तो दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ब्रेजा का जो BS4 वर्जन है, वेरिएंट है, इसमें काफ़ी हार्ड सस्पेंशन दिया हुआ है राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी स्टिफ रखने के लिए और एक्यूरेट हैंडलिंग के लिए। लेकिन इस वजह से हम सभी जानते हैं कि इसका जो राइड कंफर्ट है वो ज़्यादा मतलब हार्ड होने की वजह से पीछे बैठे यात्री काफ़ी झटके महसूस करते हैं। अगर आप ख़राब रास्तों पे जाते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये हमने भी हमारे कुछ रिव्यूज़ में बताया हुआ है ऑलरेडी आपको। तो लेकिन ये प्रॉब्लम मारुति सुजुकी ने BS6 ब्रेजा में काफ़ी सॉल्व कर दी है और उसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड में कर दिया है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसका हैंडलिंग BS4 ब्रेजा इतना शार्प नहीं है। आप हाई स्पीड्स में कॉर्नरिंग करते वक्त आपको थोड़ा सा Hyundai जैसा फील आ सकता है, आप थोड़े से अंडर स्टीयर फील कर सकते हैं। तो मे बी अनीश जी, आप इसके अलावा और कुछ इसमें प्रॉब्लम्स बताना चाहेंगे जो आपको लगता है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको कभी इस गाड़ी को जैसे आप ऑफ रोडिंग वगैरह जाते हैं या फिर गांव में वगैरह जाते हैं, तब आपको कभी फील हुआ कि गाड़ी नीचे से घिसती है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ प्रॉब्लम है, या सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाता है ज़्यादा लोड करने के बाद और नीचे से घिसने की संभावना, या ऐसा कभी आपने फील किया है या कभी फील नहीं हुआ आपको ऐसा? नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। जब भी मैं मेरे नेटिव प्लेस में भी जाता हूँ जहाँ पे रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, बट ये टेंशन मुझे कभी नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुआ इस गाड़ी में। तो मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा हूँ। जैसे आपने हाईवेज पे भी बताया, सस्पेंशन का बताया, पुरानी गाड़ी ने मुझे उतना कॉन्फिडेंस हाई स्पीड पे कभी नहीं दिया। वेरिटो की बात कर रहे हैं आप? वेरिटो की बात, वेरिटो में
जी, लेकिन इसमें मुझे जितना कॉन्फिडेंस मिलता है, नो मैटर मैं अबव 100 के स्पीड पे भी हूँ, आई फील कॉन्फिडेंट, जो कि मुझे मे बी सस्पेंशन की वजह से, जो कि मुझे ये काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन है तो गाड़ी काफ़ी रोड को काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है। लेकिन दूसरा पॉइंट हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में एक फिएट का 1.23 लीटर 1.25 लीटर का इंजन है, जो कि 1.3 भी नहीं है, और ये काफ़ी ब्रेजा में आपको काफ़ी बड़े टायर्स दिए हुए हैं और फिएट का छोटा इंजन है। इंजन काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है, लेकिन आपको कभी इसका ब्रेथलेस होना या फिर इसकी पावर कम पड़ना ये फील होता है कि जब आप उसको फुल लोड करके हाईवेज़ पे या फिर हिली सेक्शंस, घाट सेक्शंस में जाते हैं, तब आपको कभी फील होता है कि इसमें से अंडर पावर्ड या फिर आपको ज़्यादा गियर बदलने पड़ते हैं या फिर गियर ओवरटेक करते समय, या तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में, क्या फील होता है इन सब चीज़ों के बारे में? जी, ये मुझे अंडर पावर्ड लगी। जितनी गाड़ी आपको मजबूत दिखती है, मजबूत खैर है, लेकिन जितनी आपको गाड़ी पावरफुल दिखती है उतनी मुझे चलाते वक्त नहीं लगी। अगेन मैं कंपेयर करना चाहूँगा मेरी पिछली गाड़ी से, वेरिटो से, जो कि एक 1500 सीसी थी, जैसे मैंने कहा। तो कंपेयर टू दैट कार, ये कार इवन दो इसमें टर्बो है, इसका पिकअप मुझे बहुत कम लगा, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। हाँ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक फिएट का काफ़ी पुराना इंजन है, ये मल्टीजेट इंजन है, लेकिन हम जानते हैं इसमें से आपको शायद अराउंड 90 हॉर्स पावर और 200 Nm का टॉर्क मिलता है लगभग। तो ये आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े टायर्स दिए हुए हैं मारुति सुजुकी ने हाई स्पीडिंग करने के लिए भी, लेकिन ये अंडर पावर्ड हो जाती है काफ़ी बार। अगर आप हाई स्पीड में जल्दी से ओवरटेक करना चाहते हैं, आपको डाउन शिफ्ट करे बगैर आप हाईवेज़ पे ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, और 120 के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप फुल लोड कंडीशन में, आपको फील नहीं होगा, आप जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आपको इंजन का साउंड काफ़ी तेज़ हो जाएगा। तो इसके अलावा मे बी आपका लगेज यूसेज और आपका जो पीछे का जो स्पेस है, आपका जो 60-40 स्प्लिट मिलता है सीट में आपको, इसका यूसेज कैसा है आपका? मतलब हैव यू बीन, आप इससे काफ़ी संतुष्ट है या कैसे है? मतलब जी, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जैसे कि इसके पीछे के पूरे सीट्स फोल्ड होते हैं। सो आई रिमेंबर एट टाइम्स में यहाँ पे पीछे लॉन्ग जर्नी में पीछे पूरे सीट्स फोल्ड करके सोया भी हूँ। कुछ बार बहुत ज़्यादा लगेज था, तब भी वो भी मैंने अच्छे से कैरी किया है। सो ये बहुत अच्छा फीचर। तो मतलब लगेज तो आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, पैसेंजर्स भी काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं, लेकिन दो मेन पॉइंट दिखते हैं। एक है थोड़ा अंडर पावर्ड है और रियर सीटिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है रियर पैसेंजर्स के लिए। तो एसी की अगर बात करेंगे तो मतलब जनरली आप मतलब आपको एसी परफॉर्मेंस कैसे लगता है? अभी 3 साल हो चुके हैं, 2-3 गर्मियाँ आपने देख चुके हैं, तो ठंडी के मौसम भी देख चुके हैं, तो एसी परफॉर्मेंस, कूलिंग, हीटिंग, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम, रियर पैसेंजर्स को कूलिंग का प्रॉब्लम या ऐसा कुछ आपने कभी महसूस किया, या आपसे कभी किसी पैसेंजर ने कंप्लेंट की है, दोस्त ने या गाड़ी में बैठे हुए बंदे ने, ऐसा कुछ, एनी कंप्लेंट अबाउट ए कूलिंग? राइट, समर्स के पीक में भी लकीली मुझे इस गाड़ी में पुणे के क्लाइमेट में एटलीस्ट कभी कंप्लेंट नहीं हुए एसी के रिलेटेड। कूलिंग इज ऑलमोस्ट गुड, ओके, नो कंप्लेंट्स बेसिकली। ओके। तो मतलब ओवरऑल आपने 3 साल कार यूज़ की है, तो आपने मतलब सर्विस और बाकी जो मेंटेनेंस के या स्पेयर्स के है, इसके ऊपर टोटल मिला के कितना पैसा खर्चा किया? मतलब कितना कह सकते हैं कि 3 साल ओवर 3 इयर्स? ऑन एन एवरेज सर्विसिंग का लगभग मान लीजिए 8 से 10 हज़ार रुपये आपका एक सर्विसिंग का खर्चा होता ही है। आप उस आई डोंट थिंक उसमें कोई आप कोई चीज़ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि किसी सर्विसिंग में कोई पार्ट चेंज करना होता है, किसी नेक्स्ट सर्विसिंग में कोई दूसरा पार्ट चेंज करना होता है, जैसे कि एयर फिल्टर या फिर ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक आपने फ्यूल फिल्टर चेंज नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो आई थिंक 30,000 किलोमीटर ही हुआ है। सो यस, तो मतलब कितना, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको कोई स्पेयर्स के लिए एड ऑन, मतलब कुछ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या ऐसा कोई खर्चा नहीं आया? सो आपकी गाड़ी कभी रास्ते में बंद हो गई या फिर कुछ इरिटेशनल प्रॉब्लम आ गया, एक्सेप्ट जो आपने बताया जो गियर शिफ्टिंग का था, वो एक इरिटेशनल प्रॉब्लम था, काफ़ी थोड़ा सीरियस भी था मेरे ख्याल से, और आपको मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट देके उसको सॉल्व करवाया। सो इन अ वे आप अगर ये गाड़ी किसी दूसरे को सजेस्ट करना चाहते हैं
तो विल यू सजेस्ट दिस कार एज अ, मतलब अभी जैसे सेकेंड हैंड मिल रही हो मार्केट में, और आपकी जैसी गाड़ी अगर मार्केट में मिल रही हो जो वेल मेंटेन्ड हो, जैसे हम देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, अंदर से भी इंटीरियर्स भी काफ़ी एकदम आपने अच्छे रखे हैं, बाहर से भी गाड़ी काफ़ी क्लीन है, ना कोई बेसिक स्क्रैचेस के अलावा गाड़ी पे कुछ नहीं है जो छोटे मोटे बच्चों ने किए हैं वो भी समझ में आ रहा है। तो ऐसी गाड़ी आप सजेस्ट करेंगे किसी को ख़रीदने के लिए? इज़ दैट व्हाट यू वुड से, और इज़ देयर एनी अदर व्हीकल ऑल्सो यू वुड एज आपके मन में है कि ये गाड़ी भी ट्राई की जा सकती है एज अ सेकेंड हैंड कार अपार्ट फ्रॉम ब्रेजा? क्या आपका क्या वो मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ सेकेंड हैंड बायर? जी, मैं बिल्कुल ये गाड़ी रेकमेंड करूँगा जो भी न्यू बायर्स है या सेकेंड हैंड बायर्स है। ओके। अभी तक तो मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर दिक्कत नहीं हुई है। जब भी मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे इवन स्टार्टिंग से गाड़ी स्टार्ट करने से लेके हाईवेज़ पे, लॉन्ग जर्नीज़ पे मुझे कभी भी इस गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा ये गाड़ी। इसके अलावा मेरे दिमाग में थी फोर्ड की इको स्पोर्ट, जो कि ये गाड़ी खरीदते वक्त मेरे लिए एक और ऑप्शन था, क्योंकि दोनों गाड़ियों के लगभग सिमिलर फीचर्स है, दोनों सेम सेगमेंट में आती है, तो वो एक गाड़ी ज़रूर मेरे दिमाग में है। ओके जी। सो आई थिंक बहुत अच्छा इनपुट मिला है आपसे, एंड आई थिंक इससे काफ़ी ग्राहक या फिर न्यू बायर्स या फिर ओल्ड बायर्स जो भी रहेंगे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल हो ब्रेजा के बारे में, BS4 या BS6 पेट्रोल डीजल किसी के भी बारे में, और अगर आप स्पेसिफिक कोई वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको अगर नई कार ख़रीदनी हो या सेकेंड हैंड कार ख़रीदनी हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा आपके क्या सवाल है, तो हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिकली ओनर से कुछ सवाल पूछने हैं तो वो भी आप हमको पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको इनसे आंसर करवा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय ज़रूर चुनिए दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हम हर बार कोई भी वीडियो जब डालते हैं तब आप ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय ज़रूर चुनिए, क्योंकि बिना ऑल नोटिफिकेशंस के आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों। सो ज़रूर याद रखिए। तो कार कंपेयर्स देखने के लिए धन्यवाद, और हम अनीश जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने उनका टाइम निकाल के स्पेशली हमारे लिए गाड़ी अरेंज की है उनका बिज़ी शेड्यूल से। तो आई थिंक और आपके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यूज्ड कार कैसी होती है, और ये काफ़ी अच्छी यूज्ड कार है दोस्तों। तो आई वुड रिकमेंड बाइंग अ ब्रेजा सेकेंड हैंड इफ़ यू वांट टू हैव अ वैल्यू फॉर मनी कार, नॉट फॉर अ स्पोर्टी थिंग। अगर आपको स्पोर्टी कुछ चाहिए तो आप वेन्यू भी ले सकते हैं, आपको उसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI इंजन भी मिलता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। तो दोस्तों देखते रहिए कार कंपेयर्स, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।